नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग कक्षा 6 के इतिहास का अध्याय 2 क्या कब कहाँ और कैसे, अध्याय का नाम है क्या कब कहाँ और कैसे, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इसीलिए इस अध्याय को ध्यान से देखिए। अब तो होगा क्या, सो तो भगवान ही जानते हैं। देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से लीक होने की खबर आ रही है। इस स्थिति में स्कोर को हाई करके ही रखने में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी की किताबों का गहन अध्ययन करना एकमात्र उपाय बचा हुआ है। अब आते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी की किताब को। तो यहाँ पर हम लोग को जानना है कल क्या हुआ था। यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार का सहारा लेते हैं। उसी तरह 20 साल पहले क्या हुआ था, इन सारी बातों को जानकारी लेने के लिए हम लोग माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन सब से जान लेते थे। लेकिन हज़ारों वर्ष पहले क्या हुआ, इसकी जानकारी हम लोग को कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हम लोग को इतिहास से प्राप्त होती है। जैसे हज़ारों साल पहले का क्या बात आ सकता है, हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उन सब की जानकारियाँ हमें इतिहास में मिलती है। अब बात आता है अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। देखिए, इतिहास को 3 खंड में बांट दिया गया, मतलब अतीत से लेकर के और वर्तमान तक के जो विभिन्न घटना का कालाक्रम है, क्रमानुसार इसको जो है, इस कालक्रम को 3 भाग में बांट दिया गया। तीनों का नाम रख दिया गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। 3 पार्ट में बांट दिया गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन्हीं 3 समय का अध्ययन करके हम लोग पुराने अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे है कि आरंभिक चरण जो था उसको पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। आरंभिक चरण का जो इतिहास था उसको पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा, और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास भी हुआ। अब आपको जानने की बात यहाँ है कि हम लोग बार बार किताब में लिखा हुआ देखते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक काल। ये पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है? तो जिन चीज़ों के बारे में, जिन घटनाओं के बारे में कोई लिखित जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसको पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसी समय में किसान ने आग और पहिए का उपयोग किया, खेती किया, पशुपालन किया, गांव और कस्बों का विकास हुआ। आइए आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ बीच बीच वाले काल में क्या हुआ था, तो इस्लाम धर्म के कई चीज़ आए। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ, सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में चली गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। जब ये लोग आए, इस्लाम धर्म का यहाँ पर उदय हुआ, देख रहे हैं, इस्लाम धर्म का उदय हुआ। उस समय में कुछ सांस्कृतिक समन्वय हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। ये सब मध्यकाल के इतिहास में आते हैं। आधुनिक काल जो है 1800 ईस्वी से शुरू होता है। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और प्रशासनिक व्यवहार भारत में आए। आधुनिक इतिहास उसको कहिए जब से अंग्रेज, डच, ये लोग भारत में आए, वो लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेके आए, अपने व्यवहार लेके आए, तब से जो इतिहास बना उसको आप आधुनिक काल का इतिहास कह सकते हैं। 1700 कुछ ईस्वी कह सकते हैं इसको आप। अब है इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश द्वारा किसी दूसरे कमज़ोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करना, यही उपनिवेशवाद कहलाता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस उपनिवेश सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। यहाँ उपनिवेशवाद बार बार पूछा जाता है और हम लोग जानते ही नहीं रहते कि ये उपनिवेशवाद है क्या। तो अभी आप समझ लीजिए, जब आधुनिक काल में 1700 कुछ ईस्वी में विदेशी लोग आए, खास करके पश्चिमी सभ्यता के लोग आए, और वो लोग यहाँ के संसाधन का, यहाँ के धन संपत्ति का दुरुपयोग करके अपना लाभ कमाए, यहाँ के संपत्तियों से वो अपना धन कमाए और यहाँ का शोषण किया। इसी को उपनिवेशवाद कहा गया। और उपनिवेशवाद निश्चित है कि अगर किसी का कोई शोषण करेगा तो वो उसका विरोध करेगा। तो 1800 कुछ ईस्वी में, मतलब 19वीं शताब्दी में लोग उसका विरोध करना शुरू कर दिए
बाद में 1947 में जाकर के भारत को आज़ादी मिली, एक नया संविधान में बना। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो ये जो समय था, ये आज़ादी वाला, इसको आधुनिक इतिहास के श्रेणी में रखा जाता है। अब मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं? तो मानव जाति के इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी है वो कई स्रोतों से मिलती है। पहला है, एक स्रोत है अतीत में लिखी गई पुस्तकें। कुछ जो विदेशी लोग थे वो यहाँ आए थे, या कुछ अपने देश के लोग भी कुछ किताबें लिखें। उस किताब में उस समय की रहन सहन, जीवन यापन, वेशभूषा, खान पान, धार्मिक विचार, मान्यता, जो भी था उन लोगों का जीवन, इन सभी के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखे, और उन पुस्तक को हम लोग ढूंढ कर पढ़ते हैं, जिससे उस समय के इतिहास का पता चलता है। इनमें राजाओं, आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार, मान्यता, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रमुख चर्चा मिलती है। ये पुस्तक हाथ से लिखित होने के कारण इसको पांडुलिपि कहा जाता है। अब एक बात आप गौर से सुनिए, हम लोग पांडुलिपि बार बार सुनते थे, ये पांडुलिपि क्या होता है? तो जिन किताबों को, देखिए आजकल की किताब क्या है, प्रिंटिंग प्रेस से छप के आती है, लेकिन उस समय में हाथ से लिखी जाती थी, ताम्रपत्र पर, पत्थरों पर खुदाई की जाती थी। तो ये हाथ से जो लिखी गई किताब थी, इसी का नाम था पांडुलिपि। समझ गए? तो इसमें उस समय के राजा के जीवन यापन, धार्मिक विचार, मान्यता, औषधि, वैज्ञानिक, जो भी जो चीज़ था, विज्ञान, उस सब के बारे में चर्चा मिलती थी। हाथ से लिखे होने के कारण इसको पांडुलिपि कहा जाता था। ये पांडुलिपि प्रायः तारपत्रों और भोजपत्रों पर लिखी मिलती थी। तारपत्र और भोजपत्र पर बहुत सारी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है। कुछ पांडुलिपियाँ पुस्तकालयों एवं संग्रहालय में सुरक्षित है। पटना में एक ठो है संग्रहालय जिसका नाम है खुदाबख्श लाइब्रेरी, और पालीगंज में स्थित है एक ठो भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगी कि खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है, पटना में, दूसरा पालीगंज स्थित भरतपुरा, वहाँ पर गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय है, उसमें भी कुछ पांडुलिपियाँ रखी गई है। अब जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तारपत्र पर लिखा गया पांडुलिपि, और यहाँ अभिलेख है, चट्टान है, ये पत्थर है। अभिलेख जो देख रहे हैं ये पत्थर पर छपा हुआ है, ये छेनी हथौड़ा की सहायता से खोदा जाता था। हम अतीत की जानकारी अभिलेख से भी प्राप्त करते हैं। ये अभिलेख है, पत्थर पर जो लिखा हुआ है यही आपका अभिलेख है। आप देख सकते हैं ये आपका अभिलेख है, ये अभिलेख कहलाएगा। अभिलेख पत्थर अथवा किसी समतल सतह पर नुकीले औजार द्वारा उत्कीर्ण किए जाते थे, माने छेनी हथौड़ा से समझिए खोदे जाते थे। इन अभिलेखों में राजाओं, अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियाँ वर्णित होती थी। इन्हें वैसे जगहों पर लगाया जाता था जहाँ अधिक से अधिक लोग आते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। अब आइए देखते हैं आगे। ऐसी वस्तुओं में पत्थर व ईंट से बनी इमारत, कौन वस्तु? अब है बात अतीत के बारे में जो जानकारी हम लोग को मिल रहा था वो किन वस्तुओं से? उसमें पत्थर और ईंट से बनी इमारत के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र, सिक्के आदि आते थे। इन सभी का अध्ययन करके हम जानते थे कि उन लोगों का इतिहास क्या था। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातात्विक वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद। अब यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कुछ सिक्का है, कुछ मोहर है और मृद भांड है। ये सब मिट्टी के अंदर में दबे हुए थे, जिसको निकाल करके इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियाँ भी मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोग किस तरह के खाना खाते थे, किस तरह का कपड़ा पहनते थे। अब आगे देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर अस्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बन जाती है कि पटना के कुम्हरार में जो खुदाई करके क्या निकाला गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का स्तंभ। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। सोने के बैलों के टुकड़े, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बैल बना हुआ था सोना का, वो प्राप्त हुआ है खुदाई करके। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि और भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। इस तरह पांडुलिपियों अब आगे देखिए अगला में क्या दिया हुआ है। अगला है सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, किसी सिक्का पर उस राजकीय चिन्ह होता था, किसी पर धार्मिक चिन्ह होता था या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण का समय निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वस्तु जो मिला है वो कितना पुराना है, तो इसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी? वैसे तो कई तरीके अपनाए जाते थे, लेकिन जो सबसे सामान्यतः प्रचलित था वो था रेडियो कार्बन विधि, कार्बन 14 पद्धति। रेडियो कार्बन विधि कहिए या कार्बन 14 पद्धति कहिए, दोनों बात सेम है। इस तरीके से जो है कोई वस्तु कितनी पुरानी है इसका पता लगाया जाता था। अब बात है कि रेडियो कार्बन विधि है क्या, तो कहता है कि तिथि निर्धारण का यह काम भौतिक शास्त्री करते थे। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। जो भी पदार्थ है सब में एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जिसको कार्बन 14 कहा जाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक निश्चित दर से छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब जिस मात्रा में
वायुमंडल में कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं ले पाता है, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी नीति के तहत कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु ज्ञात करते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है इसमें। देखिए, जब तक जीवित रहता है कोई जीव या जंतु या पेड़ पौधे, तब तक वो वायुमंडल से क्या करता है, एक निश्चित मात्रा में कार्बन 14 जो है लेते रहता है। और जब वो मर जाता है तो उसी अनुपात में कार्बन 14 को वो खोते रहता है, कार्बन 14 को अपने शरीर से निकालते रहता है। तो जब कार्बन 14 निकल रहा है तो उसके शरीर में कितना कार्बन 14 होना चाहिए, कितना निकल गया, तो जितना निकल गया उस हिसाब से वो पता कर लेते हैं कि ये कितने वर्ष पुराने हैं। ये कार्बन 14 पद्धति है। अब है तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब है प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना कैसे होती थी, तो विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर। अब है कि इसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। ईसा मसीह का जन्म की तिथि से ही तिथि का निर्धारण होता है। कहीं आप देखिएगा लिखा हुआ है BC, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व भी कहीं लिखा रहता है। कहीं ईसा पूर्व लिखा रहेगा, कहीं ई और पू लिखा रहेगा, मतलब ईसवी पूर्व। अंग्रेजी में BC लिखा रहेगा, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, उसका मतलब हुआ BC या बिफोर क्राइस्ट या ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व। इसी प्रकार ईसवी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से हुई। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से एक ईसवी हुआ। जैसे कहीं 2009 ईस्वी लिखा हुआ है तो 2009 ईस्वी को 2009 ईस्वी भी लिख सकता है, AD भी लिख सकता है। AD का मतलब हुआ एनो डोमिनी। इसका मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद 2009वें वर्ष, 2000 अभी कितना है, 2024 है। इसका मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद 2024 साल हो गए हैं ईसा मसीह के जन्म का। तो ये ईस्वी लिखा रहेगा, इसको AD भी लिखा रहता है। इसी प्रकार यदि कहीं पर 250 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से 250 साल पहले, या 2500 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले, इसका मतलब 100 हुआ। अब यहाँ पर देखिए, आप इससे जान सकते हैं, ये 0 है ना, 0 है, यहाँ आप ईसा मसीह का जन्म समझ लीजिए। 100 AD है मतलब जन्म के 100 साल बाद, 100 BC है तो जन्म के 100 साल पीछे। चलिए, अब है भौगोलिक पृष्ठभूमि। यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे बन सकते हैं। आप देख सकते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का मुख्यतः 4 भाग है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के मुख्यतः कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में जो प्रदेश हैं उसको कहता है पर्वतीय प्रदेश, जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर आएगा, कांगड़ा आएगा, कुमायूं आएगा, सिक्किम के प्रदेश शामिल होंगे। गौर से देखिएगा फोटो में कौन कौन आएगा, कश्मीर आएगा, कांगड़ा आएगा, उसके बाद कौन है, कुमायूं और सिक्किम, हल्का सिक्किम भी आ जाएगा। ये उत्तर के जो ये जगह हैं ये सब, ये थोड़ा सा आ जाएगा और ये एरिया हो जाएगा। इसको कहा जाता है कौन सा इलाका? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर का जो मैदान है वो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र हो गया उत्तर का मैदान। तीसरा नंबर है कि दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत, ये दक्षिण में है, इस भाग में विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। देखिए, सतपुरा की पहाड़ियाँ जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। यहाँ पर है सतपुरा की पहाड़ियाँ, और ये जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, सतपुरा और विंध्य की पहाड़ियाँ, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा, दक्षिण की ओर आइएगा तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। अब चलिए आगे। अब आपको भारतीय महाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे को रास्ता कहते हैं। दर्रा क्या होता है बता देते हैं। दर्रा सबका नाम है खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। दर्रा क्या होता है? जो पहाड़ियों के बीच जो संकरा रास्ता होता है उसी का नाम है दर्रा। अगर 2 पहाड़ियाँ हैं, उसके नीचे में बीच से छोटा सा गली की तरह रास्ता निकला हुआ है। मान लीजिए कि एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है, तो बीच में जो ये रास्ता देख रहे हैं, संकरा सा रास्ता, वही है दर्रा। और इन दर्रे के माध्यम से जो है हम ईरान और अफगानिस्तान से अपना संपर्क बनाते हैं। अब बात आ जाती है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले गेहूं तथा जौ की खेती कहाँ हुआ था। सबसे पहले गेहूं और जौ की जो खेती हुई थी वो मेहरगढ़ में। कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में 6000 वर्ष पूर्व, समझ गए, 6000 ईस्वी पूर्व जो है गेहूं और जौ की खेती हुई थी मेहरगढ़ में। भेड़, बकरी, गाय, बैल तथा पशुओं का पालतू बनाना यहीं से लोग शुरू किया था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती है। लगभग 4700 ईस्वी साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतियाँ, मिसमी और नागा पहाड़ियाँ हैं। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतियाँ, मिसमी
और नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी का नाम की पहचान होती है। आप जानते होंगे कि मेघालय में है गारो, खासी और जयंतिया, मिसमी, ये सब जनजाति है। ये सब पहले क्या था, ये सब पहाड़ था। इन पहाड़ी के नाम पर ही यहाँ के रहने वाले लोग का नाम यही पड़ गया, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा, ये भी एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत क्या है, विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी है स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। महापाषाणी संस्कृति क्या था, मृतक को दफनाकर उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व और ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा एवं चौपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया जाता था, तो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा और चौपानी मांडो है, यहाँ पर सबसे पहले चावल धान की खेती किया जाता था। जानते हैं उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल से मगध के नाम से जाना जाता था और यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली होते थे तथा यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा लोगों में शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु का भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर लोग भी खैबर, बोलन और गोमल के रास्ते भारत आते थे। ये सब दर्रा था, मतलब दूसरे देश से यहाँ पहाड़ियों के बीच से रास्ता था। इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपरा में समृद्धि हुई। अब देश का नाम देखिए, हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया या भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, सिंधु को क्या कहा, हिंदोस अथवा इंडोस, हिंदोस को क्या कहने लगा, इंडोस, तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब सिंधु नदी को हिंदोस कहा, हिंदोस को इंडोस कहा और इसके अंतर्गत जो जमीन आता था उसका नाम रख दिया इंडिया। फारसी में यही हिंद और हिंदुस्तान के नाम से उत्पत्ति का कारण बना। इसी शब्द को फारसी में हिंद या हिंदुस्तान कहने लगे। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इस बात का उल्लेख ऋग्वेद 1500 ईस्वी पूर्व में मिलता है। इस तरह से हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त किया। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं छोटे मोटे, उसको देख लेते हैं। पहला है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है, कार्बन 14 पद्धति से करते हैं। अगला जो है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है। अभी तुरंत पढ़े थे, विंध्य पर्वत अलग करती है। उसके बाद पढ़े थे चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है, तो तुरंत पढ़े कोल्डिहवा से। तो इस तरह से आप आगे देख सकते हैं, मिला सकते हैं। पढ़ाई हम लोगों ने पूरा अध्याय किया है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।